जैसा कि आप सबको पता है कि आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की प्रबल आवाज और मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हम सब इकट्ठा हैं आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सभा में मैं चाहता हूं कि एक सभापति का ऐलान हो जाए और इसके लिए मैं जफर साहब का नाम प्रस्तावित करता हूं कि जफर साहब इस सभा के सभापति करें। मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप पटेल जी का स्वागत करना चाहूँगा। और मैं थोड़ा सा इससे पहले डॉक्टर अनूप पटेल जी के बारे में बता दूं कि डॉक्टर अनूप पटेल जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है और शुरू से यानी छात्र जीवन से सामाजिक न्याय के लिए एक प्रखर योद्धा के रूप में प्रखर आवाज रहे हैं। और जेएनयू के अंदर न सिर्फ ओबीसी हिंदू समाज की बल्कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की भी, और बाकायदा इन्होंने जब ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन था ना सर आपका, ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम जब बनाया तो इन्होंने ढूंढ के लाया कि भाई जो और समाज है, जो और मुस्लिम समाज है, उसमें भी जो इसकी वो कहाँ होगी। और अली अनवर साहब की मसावात की जंग पढ़ के इन्होंने उस बाकायदा उसको जोड़ा, बहुत फोर फ्रंट पे रहे। छात्र जीवन में जेएनयू ऐसी जगह पे काफी कठिनाइयों का नुकसान भी उठाना पड़ा फोर फ्रंट में। भाई हिंदुओं के मुस्लिम समाज की सामाजिक न्याय की बात क्यों कह रहा है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की प्रखर आवाज की पुण्यतिथि के अवसर पे आज आप हमारे बीच अनुपस्थित हैं डॉक्टर अनूप पटेल जी। मैं चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं जफर साहब से कि आप एक माला पहना के डॉक्टर अनूप पटेल जी का स्वागत करें। को आगे बढ़ाते हुए मैं सभापति महोदय से अनुमति लेते हुए मैं चाहूंगा कि आज जिस महान विभूति की पुण्यतिथि है उनको पुष्पांजलि करके हम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप पटेल जी हमारे महान विभूति अब्दुल कय्यूम अंसारी के चित्र पे माला पुष्पांजलि अर्पित करें। फोटो ले लीजिए है ना। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे जफर साहब से आग्रह करूंगा कि वो महान विभूति स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित। अब मैं राष्ट्रीय महासचिव लियाज साहब से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पांजलि अर्पित करें। नगर अध्यक्ष फैज साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो पुष्पांजलि अर्पित करके अपने श्रद्धा सुमन को अर्पण करें। और मैं एडवोकेट राहुल देव जी से भी आग्रह करूंगा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे पुष्पांजलि करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। शकील साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो पुष्पांजलि अर्पित करें। एहतेशाम साहब कार्यालय हमारा संभालते हैं, आप पुष्पांजलि करें। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहूंगा कि मैं भी जो है मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो डाइस पे आए, अंसारी साहब के जीवन पे प्रकाश डाल दो। अब्दुल कय्यूम साहब अंसारी जैसा आपने देखा है कि 1905 में पैदा हुए थे, गाजीपुर जिले में नौली गांव में पैदा हुए थे। और इनके दादाजी वहां से माइग्रेट करके बिहार के जो है डेहरी आनसोल में जाके काम धंधे के चक्कर में गए। जैसा कि पता कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के इलाके और बिहार में जो है माइग्रेट करते थे लोग जीवन के लिए, अपने जीवन जीविका के लिए वहाँ पे रहे। तो इनकी पूरी सरगर्मी फिर वहाँ पे रही। वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा हासिल की और इनके पिता ये कलकत्ते में भी इन्होंने शिक्षा हासिल की। उसके बाद 14 साल की उम्र में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वहां से इन्होंने 14 साल की उम्र में उसमें कूद पड़े। 14 साल की उम्र आप समझते हैं, जेल भी गए। उसके बाद से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से रहे। कांग्रेस जो एक वो था उसमें, फिर बाद में ये जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो मुस्लिम समाज में जो कामगार जातियां थी उनको अपलिफ्ट करने के लिए आगे लाने के एक जो कार्यक्रम था, उसमें जो भी एक बड़ी दिलचस्प घटना है। क्योंकि आप एक अच्छे परिवार से भी थे, इनके दादाजी इनके पिताजी ठेकेदार थे
और ये खिलाफत आंदोलन में भी रहे, तो वहां से मुस्लिम विमर्श में इनका रहा। और मुस्लिम लीग से एक जो पटना के अंदर जब उपचुनाव हो रहा था, ये भी मुस्लिम लीग से टिकट मांगने चले गए, तो वहां पे इनको इनकार कर दिया गया। और ये जब वहां से वापस लौट रहे थे तो वहां सब अशराफ लोग बैठे हुए थे, मजाक उड़ाते हुए उन लोगों ने कहा कि अब देखो, अब जुलाहे भी जो है मुस्लिम लीग का टिकट मांगने चले आ रहे हैं। तो ये बात उन्होंने सुन लिया और पलट के गए, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि आज ही मैं मुस्लिम लीग छोड़ता हूँ। और उसी वक्त आसिम बिहारी का चूंकि संगठन बहुत बड़ा हो चुका था, वहां से फिर ये इस संगठन में आते हैं। और इस संगठन में भी आसिम बिहारी के सबसे चहेते बनते, क्योंकि नौजवान थे और बहुत एनर्जी थी काम के, बहुत तेजी से संगठन में भी आगे बढ़े और बिहार प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। और फिर जब जो उपचुनाव में उन्होंने वहां से टिकट लिया और चुनाव जीता, और ये कई बार 1946 के चुनाव में भी मुस्लिम लीग को चुनाव हराया। कश्मीर पे जब कबायलियों का हमला हुआ, पाकिस्तान की सेना ने उसको सपोर्ट किया, तो कश्मीर की रक्षा के लिए इन्होंने एक मुस्लिम युवा मुस्लिम फ्रंट बनाया था, ताकि सारे मुस्लिम युवाओं को जोड़ के, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम लाइन पे वो काम हो रहा था, तो उस पे इन्होंने मुस्लिम युवा फ्रंट एक बनाया कश्मीर के रक्षा के लिए। तो एक बड़ा इनका काम है। दूसरा जो है, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रखर आवाज रहे। इन्होंने नेहरू जी को लेटर लिखा कि मुस्लिम लीग को आप सिर्फ मुसलमानों की न मानिए, क्योंकि मुसलमानों में एक बड़ा तबका जो है कामगार जातियों का है, जो मोमिन नाम से काम करते हैं। जो उस वक्त की आईबी की जो रिपोर्ट देखेंगे, जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें लिखा हो कि मोमिन स्टैंड फॉर कॉटन कार्डर्स, वीवर्स एंड अदर लोअर क्लासेस ऑफ मुस्लिम। अक्सर लोग मोमिन से कंफ्यूज सिर्फ जुलाहों का कर लेते हैं, बुनकर उसमें आगे थे, ये अलग बात है, उसमें संख्या भी ज्यादा थी उनकी, लेकिन वो स्टैंड करते हैं। और लियो आमरी या क्या नाम था, जो पार्लियामेंट में जब इसकी बहस हो रही थी, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, जो सेक्रेटरी था इंडिया का, वो इसके अपोज में कह रहा था कि नहीं, मुस्लिम सब एक हैं। तो उसको भी इन लोगों ने काउंटर किया मोमिन कॉन्फ्रेंस से। तो उसमें इन सब चीजों में अब्दुल करीम अंसारी बहुत फोर फ्रंट रहते थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ। और इन्होंने खुल के, जिस वक्त कांग्रेस को हिंदू पार्टी कही जाती थी, मुस्लिम लीग आरोप लगाती थी कि कांग्रेस जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राज्य, वो हिंदू स्टेट। और गांधी जी तो बकायदा रामराज की बात भी करते थे, तो कहते थे ये गांधी जी रामराज ये लोग ला रहे हैं मुसलमानों के लिए, कुछ नहीं होगा। वैसे समय में कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे। हालांकि आसिम बिहारी से इनका मतभेद भी था। आसिम बिहारी चूंकि न मुस्लिम लीग और कांग्रेस से उचित दूरी बना के चलना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस भी उस तरह से, कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम लीग को कन्फ्रंट करने के लिए तो मोमिनों की बात करती थी और पसमानदा की बात करती थी, और बाकायदा इसके लिए जो नेहरू ने एक कैंपेन चलाया था मुसलमानों के बीच मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने भी कई जगह इस बात को कहा कि ये भी एक समाज है जो कामगार जाति है, इनको भी करना चाहिए। जो किसान, मजदूर और बुनकरों की बात किया उन्होंने उसको इसको लेकिन ये बहुत उस तक नहीं जा सके। एक लंबी डिबेट है, अनूप जी इस पे डिटेल से प्रकाश डालेंगे, आपका बड़ा काम है, बहुत रिसर्च, वेल रिसर्च आर्टिकल डॉक्टर अनूप पटेल जी ने लिखा हुआ है, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और एक बात, फिर बिहार में ये चुनाव हारे, और एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि जब 1946 का इलेक्शन के बाद जब बिहार में सरकार बनने लगी, तो उस वक्त ये इन लोगों ने भी मुस्लिम लीग को हराया था, 6 सीट वहां जीती गई थी मुस्लिम लीग को हरा के। तो अब्दुल करीम अंसारी और नूर मोहम्मद को, जो इनसे उम्र में बड़े थे, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और उसी के आधार पर 1936-37 में जो चुनाव हुए थे, उसमें पसमानदा समाज में से सिर्फ पहला कोई आदमी अगर एमएलए बना था तो नूर मोहम्मद काफी गरीब परिवार से थे, अपने ननिहाल में पढ़ते थे। और ननिहाल में इस तरह पढ़ते थे कि इनके नाना एक बार स्कूल छुड़ा के लेके चले आए कि जो बुनकरी के काम में जो बच्चे मदद करते हैं वो कैसे करेगा, नाना भी बहुत गरीब थे। तो पंडित पंत लाल झा जो थे इनके टीचर थे, वो कहें कि भाई नूर क्यों नहीं आया है आज, तो जाके उसे घर से ले आए और उनके नाना से झगड़ा किया कि इस बच्चे को तुम मुझे दे दो, बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। और बाद में वो, जैसे लॉ में ना पहले एक और शब्द, मुख्तार का एक शब्द होता था, आप जानते होंगे, हाँ, वो शायद वकील के जो भी होते होंगे, वकील से, एडवोकेट से नीचे एक का होता था, तो मुख्तार तक पहले इस तरह का कुछ काम था, मुझे एग्जैक्ट, हाँ, ये आप लोग बताएंगे एडवोकेट के लाइन के लोग, तो वहां तक वो पढ़ लिख के गए। तो ये हुआ, लेकिन इसका जो है मौलाना आजाद ने बहुत विद्रोह किया। मौलाना आजाद सैयद महमूद को बनाना चाहते थे मंत्री, तो इस दौरान सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने इंटरवीन किया कि नहीं, इन लोगों ने जब एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था आज की तरह चुनाव, ऐसे बाद भी मुस्लिम लीग को चुनाव हराया है, तो इन लोगों को भी
मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। तो बिहार के मंत्रिमंडल में सरदार पटेल ने मौलाना आजाद के विरोध में जाके बिना कांग्रेस पार्टी का प्लेज साइन कराए अब्दुल कय्यूम अंसारी नूर मोहम्मद को अब्दुल कय्यूम अंसारी को मिनिस्टर बनाया गया और नूर मोहम्मद को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी मंत्री ही होता था, बनाया गया था। और आप जीवन भर फिर कांग्रेस में संगठन का जो राजनीतिक स्वरूप था मोमिन कॉन्फ्रेंस का, उसको खत्म करके इन्होंने फिर कांग्रेस के बैनर की तरह पूरे जीवन पर्यंत ये मंत्री रहे, राज्यसभा में भी गए और बिहार में मुख्यमंत्री बनने की बात थी। इत्तेफाक से ऑन द वर्क इन एक्सपायर किए। बिहार में एक जगह बाढ़ आया हुआ था, उस बाढ़ के दौरा करने जब ये गए थे तो वहीं पे वो हार्ट अटैक हो गया। और इस पे भी अशराफ ने एक बड़ा वो आया था, मुझे याद नहीं आ रहा था, कि मोटर से उतर गया और मर गया, जुल्हा मोटर से उतर गया और मर गया, इस तरह की बात हो सके शायद अनु पटेल जी को याद हो तो अपने व्याख्यान में बताएंगे। तो ऑन ड्यूटी काम करते हुए देश और राष्ट्र के लिए मरे। इन्हीं के मरने के बाद वो जो है अब्दुल गफूर वहां पे मंत्री बने, क्योंकि वो मुस्लिम मंत्री बनने की बात थी। तो एक ऐसी विभूति को आज हम याद कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि इस कड़ी में प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज इलियास साहब 2 शब्द कहें। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की यौम वफ़ात मना रहे हैं और इस मौके पर आए हुए कार्यालय में सभी हमारे अतिथिगण का बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। खासकर डॉक्टर अनु पटेल साहब का हम बहुत आभारी हैं, हमारा संगठन भी बहुत आभारी रहेगा, क्योंकि आज ही वक्त मतलब कि हमने जब फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, तो अपना कीमती वक्त निकाल करके वो आप यहाँ पर आए और उन्हीं के साथ में राहुल देव जी आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑफिस में हमारे। डॉक्टर कय्यूम अंसारी साहब की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो इसके लिए हम लोगों का एक ये है मकसद कि हमारे जो आइकॉन हैं, खास करके पसमानदा मुस्लिम ओबीसी, उनको बहुत से लोग, हमारे पसमानदा लोग ही नहीं जानते हैं कि हमारे हीरो कौन कौन है। वो बस वही उन लोगों को जानते हैं जिनको जो है तथाकथित अशराफों ने आगे किया। बाकी ओबीसी मुस्लिम के बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, उन सब को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अशराफ, जो चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे उन्हीं को आगे लाया गया, उन्हीं को बताया गया कि यही देखो तुम्हारे हीरो हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो डॉक्टर अब्दुल कलाम अंसारी साहब की पुण्यतिथि मना, उसका मकसद ही यही है कि हमारे समाज के लोग जाने, परिचित हों कि हमारे भी आइडल बहुत बहुत बड़े बड़े हुए हैं। आज हम सबको इस बात की जरूरत है कि जब भी हम कोई भी बात करें तो अपने हम उन पसमानदा आइकन्स को सामने रखें, उनको कोट करें कि उन्होंने क्या कहा। बाकी जो हमारे भाई साहब हैं डिटेल में बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव इलियास साहब अपनी बात रख रहे थे। मैं यहाँ पे एक प्रसंग का जिक्र करता चलूं कि जब मुस्लिम लीग के खिलाफ बहुत सी अशराफ के भी संगठन थे जो पार्टीशन का विरोध कर रहे थे, जिसमें मजलिस एहरार थी, जमीयतुल उलमा थी, और पंजाब में खाकसार, एक खुदाई खाकसार करके एक संगठन था। तो और उस वक्त सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो जमीनी स्तर पे था, आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस, या उसी को जमीयतुल मोमिनीन भी कहते थे, जिसके मजबूत सिपाही अब्दुल कय्यूम अंसारी थे। ये पूरे गुल के 1942 में जब पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया तो इसका सबसे प्रबल विरोध मोमिन अंसार सभा, जो वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो छात्र विंग था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने पटना में बहुत बड़ा विरोध किया इसका। तो सबसे मुखर आवाज भी रही, और पंजाब से लेके और लाहौर से लेके पटना तक और बंगाल तक, कलकत्ते तक इसकी ब्रांचेस थी। तकरीबन 2000 ब्रांच थी, बर्मा में भी ब्रांच थी और श्रीलंका तक में ब्रांच थी, नेपाल तक में ब्रांच थी। एक इतना बड़ा संगठन जो लगातार मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी का विरोध कर रहा था सबसे मुखरता से, और उसको चुनाव भी हराया उसी लाइन पे। जबकि 1946 के चुनाव में आप देखेंगे जितने भी अशराफ संगठन थे जो मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे थे, सब चुनाव हार जाते हैं। और उस वक्त अशराफ को वोट देने का पूरा पूरा राइट था, 100% अशराफ ऑलमोस्ट वोटर था। पसमानदा चूंकि वोटर नहीं था, क्योंकि कहीं बिहार में जैसे हाई स्कूल पास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 8वीं पास था, पंजाब में 8वीं पास था, और जो एक टैक्स, सालाना टैक्स जो पेयर होगा, जाहिर सी बात वो अमीर लोग होंगे, कामगार जातियों के पास, भूमिहीन जातियों के पास इस तरह कोई चीज नहीं थी।
फिर भी वो चुनाव हार जाती। इसका मतलब पूरा अशराफ वर्ग पाकिस्तान बनाना चाहता था। लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बिहार के अंदर जहां सेपरेट इलेक्टोरेट में 40 सीट थी वहां 20 सीट पे अपने कैंडिडेट किया। जाहिर सी बात है हम कैंडिडेचर भी नहीं ला सके उस तरह से। कांग्रेस से पैक्ट करके 1 सीट कांग्रेस, 6 सीट वहां, 10 सीट पे कांग्रेस भी वहां लड़ी थी। जो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट होता था उसमें 6 सीट जीता, 1 सीट बाद में डिक्लेयर हुई, 1 कांग्रेस जीती। अब ये देखिए कांग्रेस की जो सीट जीती सैयद महमूद जीते थे, वहां मोमिन कॉन्फ्रेंस ने सारे पसमानदा ने उनको जिताया वहां, और फिर उनको मंत्री बनाने के लिए, हालांकि वो भी मंत्री बने मौलाना आजाद के जोर पे, जहां अब्दुल करीम अंसारी के मंत्री। तो मौलाना आजाद ने छोटी छोटी मीटिंग कई जगह किया, लेकिन मौलाना आजाद ने कभी भी मोमिन कॉन्फ्रेंस से इस बात को लेके कि देश का बंटवारा नहीं, कभी मीटिंग करना मुनासिब नहीं समझा। एक जन आंदोलन जो था उसको इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए कि ये लोग हमारे मुसलमान नहीं है, ये देसी मुसलमान है, हिंदू ओबीसी एससी कन्वर्टेड मुसलमान, हम शासक वर्ग हैं। इससे मौलाना आजाद का अशराफ चरित्र आप समझ सकते हैं। बातें बहुत सी हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर और किसी को कुछ कहना है इस मौके पे तो वो कह सकता है, वरना फिर मैं मुख्य अतिथि महोदय से की तरफ चलूंगा। चूंकि मुख्य अतिथि का आग्रह है तो आप भी 2 शब्द बोल लीजिए। चाहूंगा आज की सभा के, आज इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप पटेल जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पे वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनूप पटेल जी। भारत देश के महान सपूत, महान देशभक्त और इस देश के सच्चे हितैषी, जिन्हें समाज बाबा ए कौम या फक्रे कौम कहती है, जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। तो एक शेर के माध्यम से मैं उन्हें याद करना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से पैदा होता है चमन में, बड़ी मुश्किल से, हाँ ऐसे ही कुछ है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से चमन पैदा होता है, चमन में कोई दीदावर पैदा। तो ये लाइन मुझे लगता है कि जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं उन पे लाइन हूबहू लागू होती है। अभी हमारे साथी और डिजिटल मीडिया में पसमानदा डिस्कोर्स को स्थापित करने में एक बड़ा रोल निभाने वाले फैजी साहब ने विस्तार से जो है जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब के बारे में बात किया। तो आज के पुण्यतिथि कार्यक्रम में उपस्थित, आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे जफर आलम साहब, प्रदेश महासचिव इलियास जी, जिला अध्यक्ष फाइज मोहम्मद साहब, कार्यालय प्रभारी अहमद एहतसाम जी और शकील भाई और हमारे मित्र राहुल देव जी, आप सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूं। और जो बातें थी तो फैजी साहब ने लगभग चीजें बता दी। इस संबंध में पसमानदा पहल पत्रिका में मैंने एक आर्टिकल बहुत कंसाइज लेवल पे मैंने लिखा था, अब्दुल कयूम अंसारी भारत के सच्चे सपूत। तो जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ फैजी साहब, तो मैं दैट टाइम में कांग्रेस में था और कांग्रेस का मैं पिछड़ा वर्ग विभाग का मुख्य प्रवक्ता था। उसके बाद में कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता भी रहा, डिजिटल मीडिया का मैं इंचार्ज भी रहा हूं कांग्रेस में। तो ये बात जब आई तो बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि भाई अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में ये चीजें हैं और ऐसी महान शख्सियत रही है। और आप सोचिए, मैं उस संगठन की बात कर रहा हूं, जिस संगठन जो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जिसकी सरकार में 17 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बिहार में, और उसमें
जो अपने को एक खैरख्वाह मानती है कि इस देश में जो मुसलमान है, माइनॉरिटी है, तो उसकी तदवीर और तस्वीर को बदलने का काम जो है मतलब कांग्रेसी ऐसा बोलते हैं, तो उन लोगों को भी ये जानकारी, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से जानकारी नहीं थी। तो कई लोगों ने सरप्राइज उस समय किया कि यार हम लोगों के बीच में एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये मुझे कांग्रेस के अंदर जो एक मुस्लिम डिस्कोर्स चलता है या चलता रहा था, तो उस पे पसमानदा के लिए कितनी जगह है वो थोड़ा बहुत मुझे उस समय पता चली थी। एक वाकया ये है। दूसरा वाकया मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके जीवन के बारे में फैजी साहब ने बता दिया, जो मेरा एक अनुभव है। तो दूसरा ये था कि मैं जब प्रदेश प्रवक्ता था कांग्रेस का, तो उस समय राज बब्बर साहब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये बात आई थी कि मुस्लिम को लेके जो माइनॉरिटी विंग है, अल्पसंख्यक विभाग, उसको और तेज करना है, उसका जो है और भी उसको एक्टिविज्म मोड में लाना है। तो मैंने एक सजेशन दिया था कि भाई कांग्रेस के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चुनाव के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक और भी आवाज है, और उस आवाज को कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो है पसमानदा। तो पसमानदा महाज के कई सारे पदाधिकारियों को, अब तो वो डिफरेंट सेक्शन में काम कर रहे हैं, मैंने सभी लोगों को उसमें इकट्ठा किया और एक डेलीगेशन जो है माननीय राज बब्बर जी के साथ मैंने मिलवाया, और ये बात जो है 1 घंटे तक ये विमर्श में रहा कि उसको किस तरीके से लीड ऑन करना है, कैसे इसको इंक्लूड करना है। हालांकि जो मैं चाहता था कि कांग्रेस के अंदर भी एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर भी, चूंकि आबादी ज्यादा है मुसलमानों में, जब हम बात करेंगे जैसे हिंदू की हम बात करते हैं, मैं हिंदू लोकेशन से आता हूं, तो उसमें से जाहिर सी बात है कि यार विद इन हिंदू 4-फोल्ड सिस्टम में हम बात करें तो उसमें से ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो 85% के आसपास पहुंच जाता है। अगर हम दलित और ओबीसी को, और चूंकि आदिवासी को हम, उनका एक यूनिक जो है आइडेंटिटी है, तो वो एक अलग उसकी अस्मिता है, तो उसको मैं उस पे मैं नहीं लूंगा कि वो इसका पार्ट है कि नहीं, क्योंकि एक अलग वो डिबेट है आदिवासियों को लेके। तो अगर इसको देखें तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो माइनॉरिटी एक बहुत वेग वर्ड है, बहुत क्लियर कट इसका डेफिनेशन अब नहीं रहा है। आप जैसे ही माइनॉरिटी की बात करते हैं तो फिर माइनॉरिटी शब्द के तहत जो रूलिंग है, जो पावर डिस्कोर्स है, जो उसको लेके स्टेट स्कीम जो है स्पॉन्सर्ड करता है, तो फिर उसका जो बेनिफिट क्लास है वो कौन सा है, एक हम लोगों के सवाल सामने आता है। तो वो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अब डाटा आ रहे हैं कि भाई सवाल ये आता है कि मुसलमान इस देश में इतनी परसेंट, इतनी संख्या में हर विभाग में है, ठीक, पहले ज्यादा थे अब कम हुए। क्रिस्टोफ जेफरलाइट की बुक है, बहुत रिमार्केबल बुक है, पढ़ना चाहिए सब लोगों को जो मूवमेंट का काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। साइलेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत की मौन क्रांति, तो उसमें वो डाटा देते हैं। 1931 में जनगणना हुई, कास्ट सेंसस, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। तो वो देते हैं, स्टेट वाइज देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहा है, और डिकेड वाइज जो है वो डाटा देते हैं कि पहले मुस्लिम कितना था, ब्राह्मण कितना था, लाला कितना था, बैकवर्ड कास्ट कितनी थी, और आपका एससी कितना था। तो वो दिखाते हैं कि जैसे भारत आजाद हुआ तो मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन सरकारी और राजनीतिक संस्थानों में कम होता गया, लेकिन मुसलमानों के अंदर पसमानदा कितना उस समय था आजाद हो भारत के पहले और अब, इस पर कोई मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई। और साथ में जो भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल आप जानकारी मुझसे शेयर कर सकते हैं, अगर कोई इस तरीके का नेशनल लेवल पे, यूपी के लेवल में इस तरीके कोई स्टडी हुई हो कि मुसलमान कितने परसेंट और कितनी संख्या में उसके अंदर
वो भी जो पसमानदा मुसलमान है वो कितनी संख्या में है। तो एक बड़ा मसला है डाटा का। तो ये एक हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आता है। जैसा कि फैजी साहब ने बताया कि हम लोगों ने जेएनयू में एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने किया था, और मैं जेएनयू में जो संगठन हम लोगों के समय में स्थापित हुआ था उसका नाम था ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूं। और जब मंडल 2 आया था, दैट टाइम कपिल सिब्बल वाज हेडिंग एमएचआरडी मिनिस्ट्री, और उसको लेके जनाब हम लोगों ने लाठियां खाई है। ओबीसी रिजर्वेशन जो मंडल 2 आया था, केंद्रीय संस्थानों पे जो उसे लागू करने का समय था, तो हमको कृषि भवन के सामने बहुत पिटवाया गया था। खैर, जब ये बात आगे जेएनयू में पहुंची तो हम लोगों ने भाई साथी ढूंढना शुरू किया कि हमारे साथ आएगा कौन। तब अली अनवर साहब की मसावात की जंग मेरे हाथ लगी और उसको हमने पढ़ा, तो हमें साथी भी मिले उसमें। तो उसके कुछ दिनों बाद ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम बनने के बाद जेएनयू में पहला पसमानदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बना। उसका नाम था पसमानदा मुस्लिम फ्रंट। शायद और किसी इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन होंगे, लेकिन क्लियर कट डेफिनेशन के साथ, ये नाम के साथ शायद ही बने हों। और जेएनयू चूंकि विचारों का केंद्र है, हमारे साथी आज कई डिफरेंट उस पे नौकरी में चले गए, कोई सामाजिक काम कर रहा है, तो उसमें से कई सारे हमारे पसमानदा साथी थे, उन्होंने उस पे काम किया और हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के उस पे काम किया था। इस बीच जो पसमानदा का डिस्कोर्स है, जिसके एक उन्होंने एक ऐतिहासिक खाका फैजी साहब ने खींचा, मैं कुछ चीजें वर्तमान की जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इस देश में एक वाटरशेड मूवमेंट 2014 पे आया, और 2014 में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार, वैचारिक बदलाव भी आया, और वो आज अनवरत जारी है। तीसरी बार एनडीए ने सरकार बनाई है, 2 बार पूर्ण बहुमत से और तीसरी बार गठबंधन से। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पसमानदा डिस्कोर्स को लेके एक जो प्रोग्रेस और स्पीड थी, जिसका मैं साक्षी रहा हूं, वो धीरे धीरे जमीन पे मुझे कम अब दिख रही है। तो इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि AIPMM भाई यहाँ पे संगठन काम करता है, वो लोग बेहतर जानते हैं, वो लोग लोगों के बीच रहते हैं। जो मुझे 2 से 3 कारण समझ में आए हैं, वो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। कि ये जो नरेटिव तैयार हुआ कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, मेरी एक ही आइडेंटिटी है। जैसे कि हिंदू समाज को बोला गया कि भाई आप सब लोग इकट्ठा होइए, और वो एक लाइन है ना, हम कटे तो बटे, ये वाली लाइन है। तो जब ये बात आती है, तो जो आंदोलन करने वाले लोग हैं या जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं बहुजन डिस्कोर्स से, तो उनके दिमाग में सवाल होता है कि हम इकट्ठा तो हो जाए, लेकिन क्या हमारे हक और हिस्सेदारी की जो बात हो रही है वो कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी। जैसे कि सवाल 2024 के चुनाव के समय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आया, 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय आरक्षण, ये राजनीतिक एजेंडा बना और इस पे लोगों ने वोट किया। ये छोटा मोटा मसला नहीं था, तो लोगों ने इस पे वोट किया, और जो एनडीए 2 बार से पूर्ण बहुमत में था, उसको गठबंधन सरकार की पोजीशन पे ले आए, और उस सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एड्रेस करना पड़ा।
उस सवाल को भाजपा को एड्रेस करना पड़ा। चुनाव के पहले इनके जो 2-3 मिनिस्टर और सांसद लोगों ने इस तरीके का बखेड़ा खड़ा कि हम आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, तो उसका सेटबैक इनको मिला। और जनता ने, जो बहुजन समाज है, उसने एक मैसेज दिया कि आप ऐसे पासान नहीं कर सकते हो। तो अगर 2014 से देखो चीजें ये चल रही हैं और एक आइडेंटिटी के तहत लोगों को अगर लाया जाएगा तो उसका फिर पसमानदा डिस्कोर्स पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने की जरूरत है। अगर उधर से एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई तो फिर तो मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक है, तो वहां पे मुसलमान की जो आइडेंटिटी है तो वो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, और जो पसमानदा का जो डिस्कोर्स है उसकी लाइन शायद छोटी हो जाएगी। तो ऐसे समय पे जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको इस पे विचार करने की जरूरत है कि जो जगरनॉट के रूप में आ रहा है मुस्लिम आइडेंटिटी के रूप में, और पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है, तो उस पे किस तरीके से आप अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे, किस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को, अगर वो मुस्लिम आइडेंटिटी की जगरनॉट के रूप में वो चीजें आ रही तो उसमें आप लोगों की क्या हिस्सेदारी होगी, एक बड़ा सवाल इस पे सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि अपने मसाइल और जो अपने लोग हैं उनके साथ हर स्तर पर संवाद करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग भी एक समय और एक उम्र के साथ हम लोगों ने ये सीखा, जैसे बीएसपी और बामसेब से हम लोग सीखते थे कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। असल में ये बिल्कुल बकवास चीज है। मतलब ये अब मेरा मानना है कि सत्ता एक सुपर स्ट्रक्चर का मामला है। बेस आपका जो है कल्चरल चेंज होता है, सोशल चेंज होता है, इकोनॉमिक चेंज होता है। जब तक ये चेंज नहीं होंगे तो सत्ता की आप चाबी ले लो, बहुमत है तो उस समय तो चेंज दिखेगा, सरकार पलटी तो सारा चेंज गायब हो जाएगा। और उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति गवाह है। उत्तर प्रदेश में जो बहुजन महापुरुष है, बहुजन विमर्श को लेते हुए यहाँ पे 4 बार जो है सरकार बनी। बहन मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है। और आज हालात देख लीजिए, क्या वो बहुजन डिस्कोर्स जिसके बलबूते वो पार्टी सत्ता में आई, वो उसको कितना कैरी ऑन करके चल रही है, या वो चीजें बची हैं कि नहीं बची हैं। इसी तरीके से जो ओबीसी मूवमेंट या पिछड़ा वर्ग के मूवमेंट को लेके लोग जो चल रहे थे, क्या सत्ता से जाने के बाद वो चीजें बची कि नहीं बची। सत्ता से जाने के बाद ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जैसे संगठनों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि सत्ता में अगर नहीं भी है तब भी लोगों को जागरूक करने का काम और लोगों को मिशन और मसाइल के साथ इन्वॉल्व करने का ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और ये ऐसे संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यही लोग जो है आवाज को बुलंद रखते हैं। तो हर आदमी अनुभव से सीखता है। हम लोग ने इस बात को सीखा कि हर सोशल सेगमेंट का एक अपना खान पान, पहनावा, रहन सहन, बोली, भाषा, पेशा, ये सब अलग अलग होते हैं। तो अगर हम पसमानदा डिस्कोर्स की बात करें तो पसमानदा के अंतर्गत ज्यादा जो आने वाली ज्यादातर बिरादरियां हैं वो आर्टिजन क्लास है और पेशागत हुनरमंद बिरादरियां हैं। कुछ बिरादरियां हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है लेकिन शायद कम संख्या में है इन कंपैरिजन टू जो ओबीसी कम्युनिटी हिंदू की है। तो अब यहां पे ये सवाल आता है कि उनके बीच में होमोजेनाइजेशन कैसे होता है।
जैसे कि मान लीजिए कि एक ओबीसी जो शब्द है, तो ओबीसी शब्द एक मूवमेंट से नहीं निकला, जिस तरीके से एक दलित शब्द निकला। दलित शब्द जो है उसकी एक डेफिनेशन, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उस शब्द का पावर है, वो ओबीसी का नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड है। ओबीसी मूवमेंट एक मैन्युफैक्चर्ड है, उसको जमीन पे हम कैसे ले आते हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है दलित के लिए, वो शेड्यूल कास्ट है, लेकिन आपका जो पॉलिटिक्स में वो शब्द इस्तेमाल होता है, वो दलित शब्द इस्तेमाल होता है। सोशल डिस्कोर्स में दलित इस्तेमाल होता है, कोई भी कैजुअलिटी होती है तो दलित डिस्कोर्स में है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, हर जगह है। और उसको लेके वो लड़ाई भी लड़ते हैं। याद है आपको 2018 का भारत बंद का मूवमेंट, जब SC/ST एक्ट पे बदलाव का एक कोशिश किया गया था, इस देश को भारत बंद जिस दिन हुआ था पूरी तरीके से वो बंद रहा। कई लोग जो है, मुझे याद है, उस पे से लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस मूवमेंट के लिए। तो जो लड़ेगा वही टिकेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो दलित मूवमेंट से भी सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से, भाई उसमें भी डिफरेंट कास्ट हैं, पेशागत है, पेशागत जो है व्यवसाय है उनके, तो किस तरीके से एसिमिलेट किया है। और जब तक ये एसिमिलेट नहीं होगा तब तक एक यूनाइटेड वॉइस के रूप में चीजें नहीं निकलेगी। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कोशिश करना है कि उसको जो है एसिमिलेट किया जाए, ताकि उस पे जो है सब लोग यूनिटी हो। और यूनिटी, अगर आप सिर्फ कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमको मिलना चाहिए, उसके लिए इकट्ठा होना है, तो एक टाइम फेज तक तो ये चीजें होती हैं, लेकिन वो यूनिटी जो है बहुत फ्लॉज होती है, वो बहुत कारगर नहीं होती है। तो कभी किसी खास ओकेजन में आप लोग जैसे महापुरुष हैं, तो कुछ आप लोग बैठ सकते हैं, खान पान कर सकते हैं, साथ में तकरीर का काम कर सकते हैं, या कोई और भी किसी ओकेजन में जो है आप जैसे बुक फेयर, कुछ इस तरीके का आप काम कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक यूनिटी की बात होनी चाहिए, और ये मुझे दिखता है। ओबीसी मूवमेंट में वो चीज नहीं दिखती, मुझे दलित मूवमेंट में वो चीजें मुझे दिखती हैं। तो मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि चैलेंज आपके सामने बहुत ज्यादा है। तो विद इन जो पसमानदा डिस्कोर्स है, विद इन जो पसमानदा कम्युनिटी है, उनके बीच खान पान और हो सके तो रोटी बेटी का भी संबंध होना चाहिए। बाई जेन्युइन जो है आपका, जब ये होमोजेनाइजेशन होगा तो अपने आप जो है अंदर से आपका आंदोलन मजबूत होगा। तो एक बात तो ये थी। दूसरी ये है कि पसमानदा डिस्कोर्स के तहत एक राइट बेस्ड डिमांड हम लोगों के सामने आती है कि अल्टीमेट देखो, सरकार को हमें एंटरटेन करना पड़ेगा, और हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि जो वर्तमान सत्ता है वो हमारे मुद्दे और मसाइल पे ध्यान दे। तो जैसा आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने मुझे ब्रीफ किया, तो एक डायलॉग प्रोसेस हमेशा आपको रखना है कि भाई हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारे इशूज हैं, और हमारा हक बनता है। जो इस उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, शायद 20% के आसपास, 20 या 22% के आसपास मुस्लिम आबादी है। पिछले 14-15 साल से सेंसस नहीं हुआ है, 2011 में हुआ था। तो अब उसमें से हमारी आबादी है, और साहब आप जो ये जगह बनाए हुए हैं उस पे से हमें कितना मिल रहा है, या हमें हमारी हिस्सेदारी है वो हमें मिलनी चाहिए। और ये उस पे डाटा की बहुत जरूरत होगी। उसमें फैजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि डाटा अपने पास कलेक्ट हो। जिसके पास आज डाटा है वही आने वाले दिनों में पूरा जो है सत्ता और शासन प्रशासन में अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक भाषणों में
फ्रंट लेवल पे उन्होंने पसमानदा डिस्कोर्स को लेके बात कही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेन स्ट्रीम में पसमानदा डिस्कोर्स को लाने वालों में से जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक योगदान रहेगा, क्योंकि देश की सदारत करने वाला व्यक्ति अगर वो पसमानदा डिस्कोर्स की बात किया है तो लोगों ने उसको ध्यान से सुना है, उसके पीछे उनका क्या सोचना है, उसके पीछे का क्या डिस्कोर्स है, उसको लेके क्या पॉलिटिकल मोटिव है, हम उस पर अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये मसावाद की जंग जो अब्दुल कयूम अंसारी साहब के समय से शुरू हुई और उसको एक पॉलिटिकल एक शेप दिया, अली अनवर साहब जो पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनका एक बड़ा रोल था जो है पसमानदा मुस्लिम महाज को लेके। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो है पसमानदा की बात जो है मेन स्ट्रीम से किया और उनसे बड़ा तो कोई राजनीतिक व्यक्ति इस समय नहीं है, वो सरकार के मुखिया हैं। तो ऐसे समय पे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जैसे संगठनों की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस बात को हर तरीके से ठोक बजा के कहने की जरूरत है पब्लिक जो है स्पेस में और सरकार के साथ कि भाई प्रधानमंत्री जी ने उस बात को रखा है तो उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए। और नहीं, दो चीजें होंगी, यदि उस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी सही हैं, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए उन्होंने कहा, पॉलिटिकल एक वोट बैंक जो है तैयार करने के लिए, तो वो भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो इसमें दोनों फ्रंटों में जो है काम करने की जरूरत है, सरकार के साथ लगातार डायलॉग करने की जरूरत है और मीडिया को भी ये बताने की जरूरत है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये काम तो हमारे लिए किया, लेकिन जो शासन प्रशासन चल रहा है वहां से हम लोगों को जो हमारी हिस्सेदारी और हक हुकूक की बात है वो चीजें नहीं पूरी हो रही हैं। और आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, उस पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम लोग जब जेएनयू के छात्र थे तो हमारे सामने एक मॉडल की बड़ी चर्चा होती थी, बिहार मॉडल। और संयोग है कि ये दोनों बड़े शख्स आसिम बिहारी जी और अब्दुल कयूम अंसारी साहब, ये दोनों बिहार की धरती के हैं। तो आपको मैं ये बात बताऊं, ये बात है बिहार में 2007 और 8 के आसपास, मुझे आप करेक्ट करिएगा। बिहार एक सोशलिस्ट स्टेट टाइप का रहा, ज्यादातर सत्ताएं जो हैं समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों ने जो है वहां मुख्यमंत्री ज्यादातर लोग रहे हैं। और हम 1990 से देखें तो अभी तक लगातार समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग रहे। उसके पहले भी हम लोग देखें, उसकी शुरुआत जो है जगदेव बाबू से शुरू होती है। कर्पूरी ठाकुर एक बड़ा नाम है उसमें। तो मुसलमान के अंदर ये चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि का वहां पे मूवमेंट भी रहा, सरकारें बनी, तो उसमें से जो बैकवर्ड मुसलमान, पसमानदा मुसलमान है, उसको आवाज मिली, उसको ताकत मिली अपनी बात कहने के लिए। तो जब 1990 का दौर था जब बिहार में, तो आप ध्यान दीजिएगा लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीतिक जीवन रेखा है कि पहले उनको जो है जो वोट करता था वो सारे जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग थे वो लोग वोट किया करते थे। फिर इसके बाद उनका थोड़ा सेगमेंट बना और वो सेगमेंट जो है हट के MOI समीकरण, इसके तहत जो है चीजें लिमिटेड हुई। और अब आज का पोजीशन देखें तो Y भी नहीं बचा है और न M बचा है। जिस तरीके से रिजल्ट, मैं ये नहीं कर, मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है, वो जो डाटा है, जो रिजल्ट है, मैं उसकी बेस पे कह रहा हूं। ना तो Y बचा ना M बचा।
अब ऐसे मसले में 2007-8 में वहां पे जो पसमानदा समूह का लीडरान था, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी से एक डेलीगेशन वहां मिलने गया और उन्होंने बात रखी कि भाई हमारा जो है, हमारी जो पहचान है, उस पहचान को आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप हमारी पहचान को स्वीकृत करवा दीजिए। और हम पसमानदा मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा हक और हिस्सेदारी की बात है, और जिस तरीके से आप और हक और हिस्सेदारी की बात करते हो उसी तरीके से हमारी भी बात को आप स्वीकृत करवा दीजिए। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो प्रोग्राम था। लालू जी ने कोई क्लियर कट उसका आंसर नहीं दिया था और वो सभागार में गए नहीं। उस बात को नीतीश जी समझ गए और नीतीश जी उनकी बातों को तवज्जो दिया और उस सभागार को एड्रेस भी किया। और आप के सामने वो पिक्चर है कि नीतीश जी चाहे बीजेपी के साथ हो और चाहे बीजेपी के अगेंस्ट में हो, पिछले 25 सालों से उनकी सरकार है वहां पे, 25 नहीं 20 साल से। तो मुसलमान का जो एक तबका है, पसमानदा समाज, वो नीतीश जी से जुड़ गया, क्योंकि नीतीश जी ने उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। और लोग कुछ भी कहें कि मुसलमान जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसी बिहार में एक शख्सियत जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी, उनके साथ इस मतलब अभी 2025 का इलेक्शन हुआ, उस पे भी उन्होंने मुसलमानों को कैंडिडेट के रूप में उतारा, उनको वोट भी मिला। तो मैं इस बात को इसलिए रखा क्योंकि आपके सामने एक मॉडल है, और हालांकि वो मॉडल कमजोर हो रहा है क्योंकि नीतीश जी की एक उम्र बढ़ रही है और जिस तरीके से उनकी सहयोगी दल हावी हो रहे हैं, तो ये तय करेगा उनका जो है आगे का जीवन कि किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। बहरहाल मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा था कि वहां पे जो पानी दीजिएगा, ओबीसी लीडरशिप में वहां पे सरकारें रही, इसलिए वहां पे पसमानदा डिस्कोर्स मजबूत हुआ। सेम एज यहां पे भी अगर दलित और बैकवर्ड की लीडरशिप मजबूत होगी, और वो ट्रू सेंस में, ये भी है अभी इस पे एक और पेच कि सिर्फ लीडरशिप होने से काम नहीं चलेगा। अगर लीडरशिप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो चुकी है भाई, दलित लीडरशिप के रूप में बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि इन्होंने पसमानदा डिस्कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये सवाल है और इस सवाल को लगातार आपको रखना है। और जो अपने माउंटेन मैन हैं मांझी साहब बिहार के, जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, एक विश्वास को लेके अपनी पत्नी से प्रेम था उनको, उनकी पत्नी को दिक्कत होती थी पहाड़ लांघने में, तो उन्होंने बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बात के साथ ही खत्म करूंगा कि ये मसावात की जंग ये मोहम्मद साहब के समय से शुरू हुआ, कोई आज का नहीं है। और इस जंग को कंटिन्यू रखना अब आज के समय में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जैसे संगठनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो अपनी आवाज को बुलंद रखना है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म राजनीतिक है, प्लेटफॉर्म सामाजिक है, प्लेटफॉर्म मीडिया है, प्लेटफॉर्म और भी दूसरे वेन्यूज हो सकते हैं, लेकिन आवाज को बुलंद रखना जरूरी है। जो आवाजें साइलेंट हो जाती हैं शासन और सत्ता के दबाव में, उन आवाजों का या उन जो है कम्युनिटी का कोई रहनुमा नहीं होता, इतिहास में भी उनको थोड़ी सी जगह नहीं मिलती है। तो जो अब्दुल कयूम अंसारी साहब का ये पूरा जो कारवां चल रहा है, जिनको फक्रे कौम कहते हैं, बाबा कौम कहते हैं हम लोग, तो उनकी लिगेसी को हम लोगों को जिंदा रखना है। राजनीतिक दल आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें अपने हक और हिस्सेदारी की बात को लगातार जो है आगे लेके चलना है। मैं आज जो ये
फकरे कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब की पुण्यतिथि में आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे इतना आपने सम्मान दिया, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और जब भी आप मुझे यहाँ पे बुलाएंगे मैं सशरीर उपस्थित रहूंगा, क्योंकि इस मूवमेंट से मेरा दिली लगाव है, छात्र जीवन से लगाव है। और चूंकि ये जस्टिस बेस्ड डिमांड है, ये न्याय की बात है, तो न्याय की बात जहां रहेगी अनूप पटेल वहां खड़ा रहेगा और आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।